हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब वेलकम टू ड्रीम क्लासेस अगेन। और ये हमारा फिजिक्स का चौथा लेक्चर है। और हमने तीसरे लेक्चर में जो लास्ट में एक टॉपिक हमने पढ़ा था, ये हमने बताया था आपको कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है क्यों। ऐसी क्या घटना है, ऐसा क्या रीज़न है कि हम कूलाम्बिक बल को केंद्रीय, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये चीज़ पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हमने वीवीआई कर दिया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा। और हम आज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह से कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों। तो हमने कहा दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल, ठीक है। दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है उसी को हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, कूलम का नियम, ठीक है। जहाँ पे हमने एक इक्वेशन भी पढ़ा था कि F बराबर, ठीक है, यहाँ देखिए K इंटू F Q1 इंटू Q2। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर आते हैं, थोड़ा सा, हाँ देखिए, एक सेकेंड, हाँ। एफ प्रपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटे आर का स्क्वायर बराबर F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो फोर्स लगेगा वो K बराबर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹, ठीक है। इतना का फोर्स लगता है जी, एक बार में याद रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। और हमने कहा था कि कूलाम्बिक बल को, देखिए ये हमने कहा था कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। तो आज हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, वो भी कैसे। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कह रहे दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल, चाहे वो हमारा आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, ठीक है। दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की जो दिशा होगी, दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है। चाहे वो हमारा अट्रैक्शन पावर हो, यानी आकर्षण पावर हो, या प्रतिकर्षण पावर हो। कह रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। मानकर चलिए कि दो आवेश, एक Q1 है, ठीक है, एक Q2 है, ठीक है। और ये कितनी दूरी पर है स्टूडेंट, R दूरी पर है। तो कह रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा, ठीक है, या तो फोर्स, वेट करिएगा थोड़ा सा, हाँ, या तो फोर्स आपको इधर की ओर लगाएगा, या तो फोर्स आपको इधर की ओर लगाएगा, या तो ये वाला फोर्स आपको इधर की ओर लगाएगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा या आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो बीच में कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो हमने कहा दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है। मानकर चलिए ये केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक है। तो देखिए ये भी दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर है, एक सरलतम रेखा में है ना ये, ठीक है। तो बिल्कुल हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल समझिए कि दो आवेशों के बीच लगने वाली कूलाम्बिक बल की जो दिशा है, दिशा इधर भी लग सकता है, ठीक है, वेट, दो आवेशों के बीच लगने वाली कूलाम्बिक बल की दिशा, तो दिशा इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी ये लग सकता है, इधर भी लग सकता है, आर दूरी पर है। तो कह रहा है कि केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, बिल्कुल एक ही तल में है ना ये चारों, ठीक है। ये मतलब चाहे वो दोनों Q1 Q2 फोर्स जो है वो सरल रेखा में लगेगा, तो ये कह रहा है दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर है। जैसे मानकर चलिए कि ये Q1 है और ये Q2 है, और ये जो है एक दूसरे को मिला रहा है आर दूरी पर, तो एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, हो सकता है ये इधर लग जाए, हो सकता है ये इधर लग जाए, मतलब दोनों को अट्रैक्ट कर ले। असमान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और समान ध्रुवों के, सॉरी, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। तो रेखा तो एक ही दिशा में है ना, ये बिल्कुल ये चीज़ हमें आपको समझाना था, ठीक है। तो ऐसे इस कारण से जो है ये कूलाम्बिक बल को केंद्र से होकर गुजरता है, इसलिए इसको कौन सा बल कहते हैं, कूलाम्बिक बल जो है वो दोनों फोर्स के केंद्र से होकर गुजरता है। तो इस कारण से कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ की परिसीमा है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछेगा, ये भी पूछ सकता है, कोई डाउट नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की, काफ़ी बड़े एरिया को हम कवर करेंगे आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की, और ये हमने टॉपिक अभी आज का पढ़ा कि कूलम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, क्या क्या सीमाएं हैं कूलम के नियम की, क्या क्या सीमाएं हैं। तो हम कहेंगे, देखिए पहला सीमा कहेंगे कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। बिंदु आवेश जो हमने पढ़ा है ना, वो केंद्रीय बल, कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल, जो बिंदु आवेश होता है ना उसके लिए मान्य है, ठीक है। तो कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, जैसे ये Q1,
ये Q2, ठीक है, और यहाँ से एक बिंदु आवेश यहाँ पर आया और यहाँ तक अट्रैक्ट किया, तो ये इधर लगेगा, इधर लगेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इधर लगेगा, इधर लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये जो है कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम की सीमाएं। तो हमने बोला कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। दूसरा कि कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। आप पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो रुका हुआ रहता है। हमने पढ़ा था कि भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेशों का अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है। और इसमें हमने पढ़ा कूलम का लॉ। तो इसमें ये बात क्लियर है कि कूलम का नियम जो है वो केवल स्थिर रुके हुए आवेशों के लिए मान्य है, रुके हुए आवेशों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है। चलिए, कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि जो चार्ज वो लग रहा है वो किस माध्यम में है, निर्वात में है, हवा में है, जल में है, तो कूलम का नियम उस आधार पर लगेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल याद रखिए कि कूलम का नियम जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। चाहे वो माध्यम हमारा हवा भी हो सकता है, निर्वात भी हो सकता है। हवा में हमने के की वैल्यू 1 रखी थी, जिस पर 9 × 10⁹ जो है वो फोर्स लगा था, ये हमने आपको बताया था। तो कूलम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल क्लियर है हमारा, ठीक है। अगला जो हमारा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम अपनी वैधता खो देता है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने कि अगर दो आवेशों यानी Q1 और Q2 के बीच की दूरी, ठीक है, ये जो दूरी है वो 10⁻⁻15 से कम हो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि F बराबर K × Q1 × Q2 बटे R²। जैसे मानकर चलिए कि Q1 जो है वो एक है, Q2 भी जो है वो एक है, वो दूरी भी क्या है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू 1 रखिएगा, Q1 Q2 और सॉरी F बराबर K × Q1 × Q2 बटे R²। तो हमने आपको कहा, वेट एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम अपनी वैधता खो देता है, ठीक है। 10⁻⁻15, तो आप कहिएगा सर हम इसको तो मैथमेटिक्स के हिसाब से लाइए, 10⁻⁻20 को भी सॉल्व कर देते हैं। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये चीज़ निकल सकता है, लेकिन रियलिटी यही है कि अगर दो आवेशों के बीच का डिस्टेंस जो है, जैसे हम अभी हम बता रहे थे, ठीक है, Q1 ये है, Q2 ये है, और ये हमारी R दूरी पर है, और R जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 10⁻⁻15, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, ये प्लस का चार्ज है, ठीक है। तो 10⁻⁻15 से कम हो, यानी 10⁻16 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, जो भी हो, तो कूलम का नियम अपनी वैधता खो देता है। जैसे मानकर चलिए कि ये जो है वो 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लग रहा है, ठीक है, और ये R जो है वो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर की दूरी पर है। तो हमने पढ़ा था कि F बराबर K × एक सेकेंड फिर से करें, हाँ, F बराबर K × Q1 × Q2 बटे R², ठीक है। तो F बराबर K × Q1 × Q2 बटे R², तो F बराबर K × ठीक है, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की भी वैल्यू 1, और R² यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमने Q1 को भी 1 माना था, Q2 को भी 1 माना था, और R को भी हमने 1 माना था। तो हम कहेंगे कि ये हमारा F बराबर K × 1 बटे 1 गुने 1/1, ठीक है। तो ये कट गया, समझिए कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो F K गुने 1 यानी K, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, और K हो जाएगा, और K की वैल्यू हमने अभी भी पढ़ा था कि 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। देखिए ऊपर हमने बताया था कि जो फोर्स लगेगा वो 9 × 10⁻9 लगेगा। कहाँ गया, वेट करिए, हाँ देखिए ये है ना, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है ये कितने का फोर्स लगाएगा, 9 × 10⁻9, ठीक है। तो आप इस तरह से, जैसे एक सवाल हम आपको पढ़ाएंगे, न्यूमेरिकल्स में अच्छे से समझाएंगे कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो, पहला फोर्स जो है वो
5 न्यूटन को का हो, दूसरा फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का हो। तो इस तरह का सवाल हम आपको न्यूमेरिकल्स में समझाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलम का नियम जो है अपनी वैधता जो है खो देता है। लेकिन एक बच्चा पूछा था हमसे कमेंट करके, सर अगर ये 10⁻⁻20 पर भी तो निकल जाता है, ठीक है, कूलम्स का नियम का पालन करता है, लेकिन करता तो है वो, मैथमेटिक्स के हिसाब से आप निकाल सकते हो, लेकिन अपनी जो रियलिटी, अपनी वैधता जो है वो खो देता है। ठीक है, चलिए ये है पांचवा कि कूलम का नियम जो सार्वत्रिक आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल, ये नहीं होता है बिल्कुल। ठीक है, तो हालांकि ये 5 जो है ये 2 नंबर का सवाल है। देखिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये और इसको भी हम बीबीआई कहेंगे। ठीक है, कूलम्ब बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों, और कूलम्ब के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, ये दोनों इग्नोर मत करिएगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको आपको कवर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दोनों के बीच तुलना करना है जी, विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। विद्युतीय बल आप समझ रहे हो, गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑलवेज डिपेंड ऑन मास। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर रहती है। अगर द्रव्यमान है तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अगर आपके अंदर द्रव्यमान नहीं है तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। तो ये जो सवाल हमने आपके सामने रखा है, इसको भी आप वीवीआई करिए, जो मैं वीवीआई करवा रहा हूँ उसको इग्नोर मत करिएगा कभी ज़िंदगी में। ठीक है, और हमने लिखा है कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए पहला तुलना करते, देखते हैं कि क्या तुलना हो रहा है गुरुत्वाकर्षण और, सॉरी, हाँ, चलिए एक एक कर करके थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। ठीक है, आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, प्ले स्टोर पे सर्च करिए ड्रीम क्लासेस। ठीक है, ऐप डाउनलोड करिए, 35 MB का है, कोई ज़्यादा नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें फ्री कंटेंट भी हम ला रहे हैं, मतलब आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मानकर चलिए, जैसे देखिए बच्चे क्या होते हैं ना कि एक एक गैस पेपर खरीदते हैं, चाहे वो ब्रिलियंट का हो, चाहे वो टारगेट का हो, आलोक का हो, भरा पड़ा है, किसी का भी खरीदिए, उससे आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ जो है ना सबका PDF फाइल मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में कोई भी गैस पेपर का पूरा PDF, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट, पूरा बुक सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। ठीक है, धीरे 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 वो आपको एक वीडियो हमने डाला है डिस्क्रिप्शन में, उसको खोल के देखिए, 2021 का धमाका ऑफर उसमें आपको दिखेगा। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मिल जाएगा। ओके, चलिए, सॉरी काफ़ी डिस्कस हो गया। ये है विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला तुलना हमने बोला कि विद्युतीय बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होता है। हमने बताया था चार्ज जो है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो विद्युतीय बल वही हुआ ना, चार्ज हो गया। विद्युतीय बल इलेक्ट्रिक फोर्स में अट्रैक्शन, सॉरी, आकर्षण और प्रतिकर्षण, एकदम शुद्ध हिंदी पढ़ा रहे हैं ताकि दिक्कतें ना हो बच्चों को, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हो। ठीक है, विद्युतीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। और आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ आपको आकर्षित करेगा। कभी आपने देखा है कि धरती आपको ऊपर की ओर फेंक रही है? कभी आपने देखा है? लेकिन हाँ, बलून को देखिए, बलून को हाथ से छोड़िए तो नीचे कम आएगा, ऊपर ज़्यादा जाएगा। क्यों भाई? मास नहीं है उसमें। ठीक है, इस कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स आपको उसको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती। तो गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है, कोई प्रतिकर्षण नहीं होता है। हाँ, मास नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो आकर्षण बल लगेगा ही नहीं, लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो आपको अपने से बाहर की ओर ठेलेगा। ठीक है, देखिए विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर रहता है। हमने पीछे भी आपको बताया है कि हवा के लिए कुछ और विद्युतीय इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, निर्वात के लिए अलग हो जाएगा, पानी के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया है कि विद्युतीय बल जो है वो माध्यम पर निर्भर रहता है। बिल्कुल याद रखिएगा, विद्युतीय बल पूरा पूरा डिपेंड करता है माध्यम पर। ठीक है, किस माध्यम में वो गमन कर रहा है। अगला, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए क्या माध्यम? ठीक है, पानी में भी रहिएगा तब भी वही हाल होगा, खड़ा रहिएगा तब भी वही वाले हाल होगा कि पृथ्वी, अगर आपके अंदर मास है तो पृथ्वी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स आपको अपनी ओर ओनली ऑन अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। विद्युतीय बल का मान
गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, बिल्कुल इसमें पूछने वाली बात नहीं, करंट ज़्यादा लगेगा नहीं। विद्युतीय बल का जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बिल्कुल बहुत अधिक होता है जी, अधिक नहीं बहुत अधिक होता है। और सिंपल सी बात है, जब ये अधिक हो गया तो ये तो कम होगा, इसमें बोलने की क्या बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान विद्युतीय बल की तुलना में कम होता है। चलिए, विद्युतीय बल सार्वत्रिक नहीं होता है। ऊपर हमने पढ़ाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो सार्वत्रिक नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता, लेकिन ये होता है जी, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये हमारा सार्वत्रिक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय बल आवेश के कारण होता है। सिंपल सी बात है, चार्ज रहेगा तभी वो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स बार बार बोल रहे हैं कि द्रव्य गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो द्रव्यमान के कारण ही लगता है, इसमें नो डाउट। तो विद्युतीय बल आवेश चार्ज के कारण होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली ऑन डिपेंड 110% ऑन मास। चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, सजीव का हो, निर्जीव का हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बॉल को अगर आप फेंकिएगा तो ज़मीन के नीचे ही आएगा लास्ट में, ना कि वो हवा में ही तैरते रहेगा। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान बल जो है वो द्रव्यमान के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि एग्जाम में ये पूछे ना पूछे, लेकिन इस चीज़ का जिक्र काफ़ी अच्छे से हम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज का वितरण, बांट देंगे जी यहाँ पे चार्ज को। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एकदम एक कंप्लीट पीडीएफ बनाइए, कंप्लीट नोट्स बनाइए आप, और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। बार बार बोल रहे हैं, ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री है, फ्री है, पैसा नहीं लगेगा ऐप को डाउनलोड करने में। प्ले स्टोर पे ड्रीम क्लासेस सर्च करिए, 35 MB का भूरे कलर का ब्राउन कलर का एक लोगो आएगा गोल जैसा, डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन खोलिए, नीचे है ना डिस्क्रिप्शन, खोलिए और तुरंत ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर होगा सब कुछ दिया हुआ। और वहाँ पे स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, एक हमारा 999 का कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम आपको पूरा पूरा लाइव क्लास सारा कुछ फैकल्टी प्रोवाइड करें, उसमें हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। ठीक है, 2021 के लिए अभी प्राइस बहुत कम है, बढ़ने में देरी नहीं लगेगा। जो देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पे कोर्स पहले ख़त्म होगा, बहुत पहले ख़त्म होगा, 6 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। यूट्यूब पे ख़त्म होते होते फरवरी चला जाएगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। और जो जो फैकल्टी हम आपको ऐप पर देंगे, शायद उतना फैकल्टी हम आपको यूट्यूब पे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सब जगह काम करना होता है ना। तो आप अगर कोर्स को खरीदिएगा तो आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, अब बार बार हम इस चीज़ को बताते नहीं रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा 6200733858। उस ऐप में चैट का भी ऑप्शन है, चैट कर सकते हैं वहाँ पे आप हमको। 62007338 है जी, ये हमारा 58। ठीक है, आप कॉल करिए अगर हम उठा पाए तो ठीक है, वरना मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पे। ओके, चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण। तो हम कहेंगे आवेश को दो तरह से बांटा गया था, फिर देखिए इसको भी 2-3 तरीके से बांट देंगे। एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का असतत वितरण, और एक है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का सतत वितरण। ठीक है, आवेश को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का असतत वितरण और सतत वितरण। अब सवाल है कि क्या है सर दोनों में। अब देखिए, आवेश का सतत वितरण, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, आवेश के सतत वितरण को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का आयतन घनत्व। यानी चार्ज को हमने आवेश के सतत वितरण को हमने 3 पार्ट में बांटा। चार्ज को हमने 2 में बांटा, सतत और असतत। ठीक है, और इसको हमने 3 पार्ट में बांटा, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। ये 3 हो गया। अब एक एक कर के जो है ना इसका करेंगे। ठीक है, एक हम पहला पढ़ेंगे, समझ रहे हो आप, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। याद रखिएगा, कंप्लीट कोर्स अगर आप ऐप से ज्वाइन करते हैं ना, फीस मानते हैं हम उस चीज़ को, लेकिन पढ़ा सोचिए भी तो सही, हम 1 साल पढ़ाएंगे, वो 1 महीने की फीस नहीं बता रहे, हम आपसे 1 साल की फीस बता रहे हैं आपको। और काफ़ी अच्छा होगा, वहाँ पे लाइव टेस्ट वगैरह होगा, तो हम आपको वहाँ पे एक ग्रुप बनाया जाएगा आपको। ठीक है, ऑटोमेटिकली ग्रुप में सारी चीज़ें जाती रहेगी, और लाइव क्लास वगैरह भी होगा, तो तुरंत सबसे पहले लिंक आपको वहीं पे मिलेगा। चलिए, आवेश का असतत वितरण कहेंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहेंगे, आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, तो आवेश के वैसे वितरण को आवेशों का असतत वितरण कहते हैं। ठीक है,
अब एक बच्चे के मन में चल रहा हो सर परिमित क्या है, ठीक है, नहीं, आवेश का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो, तो आवेशों के वैसे वितरण को आवेश का असतत वितरण कहते हैं। हम कहेंगे स्टूडेंट परिमित का मतलब होता है जिसे मापा जा चुका हो, ठीक है, या जिसे मापा जा सकता है, हम कहेंगे जिसे मापा जा चुका हो। और इसका एक अर्थ होता है परिमाप में जो किसी विशेष बिंदु संख्या आदि से कम हो, ठीक है, परिमाण में जो किसी विशेष बिंदु संख्या आदि से कम हो। अब जब परिमित समझ गए तो अपरिमित तो बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कहेंगे समझ गए अब, जिसे मापा जा चुका हो या जिसे मापा जा सकता है। दूसरा है कि आवेशों का वो हमारा असतत वितरण था, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का सतत वितरण, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहेंगे आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो, ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट। अभी हमने पढ़ाया बताया कि परिमित क्या है। तो आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो, आवेशों के वैसे वितरण को आवेशों का सतत वितरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा संतत और असतत में हो गया हमारा अंतर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये हमने पढ़ा था कि इसको जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक आवेशों का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक करके करते हैं। तो हम कहेंगे आवेश का आयतन घनत्व, इसको जो है ना रो से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, एक कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप बना सकते हो और नोट्स बना सकते हो लिख लिख कर अच्छे से। तो हम पढ़ेंगे कि आवेश का आयतन घनत्व जिसको हम रो से सूचित करते हैं, ओके, कहेंगे प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक मतलब किसी एक बिंदु पर, ऐसे समझ रहे हो, किसी एक बिंदु पर प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को, मतलब एक बिंदु पर जो फोर्स लगेगा ना, सॉरी, जो एक बिंदु किसी एक एरिया पर, एक छोटे से एरिया पर जो फोर्स लगेगा ना, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है, मतलब किसी एक बिंदु पर छोटे से एरिया को, ठीक है। और इसको हम रो से सूचित करते हैं, और रो जो होता है वो हमारा क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर ये क्यू होना चाहिए, हालांकि क्यू बाई वी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जहाँ वी हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आयतन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इसका एसआई मात्रक कूलाम्ब प्रति मीटर घन होता है, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे सी वाई मीटर क्यू, ठीक है, कूलाम्ब प्रति मीटर क्यू, ठीक है। तो आवेश का आयतन घनत्व रो और इसका जो होता है एसआई मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर घन होता है, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आप समझ गए कि किसी एकांक बिंदु पर, किसी एकांक आयतन पर लगने वाला जो फोर्स होता है, आवेश का जो घनत्व होता है, वो हमारा आवेश का आयतन घनत्व कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व इसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं, कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में, वहाँ था प्रति एकांक आयतन में, यहाँ हम कहेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। और आवेश के पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर जो फॉर्मूला होता है, ये होता है क्यू बाई ए, जहाँ ए हमारा क्या हो जाएगा, एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा, बस सिंपल है। वहाँ रो से करेंगे क्यू बाई बी, यहाँ सिग्मा से करेंगे क्यू बाई ए, जहाँ ए हमारा क्षेत्रफल। और इसका जो एसआई मात्रक होता है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, इसका जो एसआई मात्रक होगा वो कूलाम्ब प्रति वर्ग मीटर, वही कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है। वहाँ हमारा आयतन पे था तो कूलाम्ब पर मीटर क्यू हो गया, ये क्षेत्रफल पर है तो कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब यह है हमारा कि आवेश का रेखीय घनत्व, इसको हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा इस तरह से होता है, ठीक है। आवेश का रेखीय घनत्व, और इसको हम किस चीज़ से सूचित करेंगे, लैम्डा से सूचित करेंगे, कहेंगे कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व, प्रति एकांक, वो प्रति एकांक आयतन था, वो प्रति एकांक क्षेत्रफल था, ये प्रति एकांक लंबाई है। तीनों में समझिए डिफरेंस बिटवीन ईच अदर। ये जब आयतन घनत्व बोले तो प्रति एकांक आयतन हो जाएगा,
पृष्ठीय घनत्व बोले तो प्रति एकांक क्षेत्रफल हो जाएगा, और रेखीय घनत्व बोले तो प्रति एकांक लंबाई हो जाएगा। बाकी कोई अंतर नहीं है। एक को हमने रो से सूचित किया, एक को हम लोग सिग्मा से करेंगे, और एक को हम लोग लैम्डा से करेंगे। तो हमने कहा कि आवेश का रेखीय घनत्व और लैम्डा इज इक्वल टू होता है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व, और इसे हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, और ये हमारा Q/L होगा। और L इज इक्वल टू आपको पता है लेंथ होता है, और इसका जो है वो प्रति सेंटीमीटर क्यू था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये कुलाम्ब पर मीटर क्यू था, वो दूसरा कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर था, ये कुलाम्ब पर मीटर होगा, क्योंकि सरफेस की बात करें। इसका ऐसा ही मात्रा कुलाम्ब प्रति मीटर होगा। रट लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये, हालांकि इतना हाईलाइटेड है। इसका जो है प्रीवियस ईयर्स 1-2 बार इसका जिक्र भी हुआ है, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है कि क्या समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे हमने वीवीआई करा होगा जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा, बिल्कुल मत इग्नोर करिएगा। और जल्दी जल्दी से जो हमने बातें आपको बताई है कि किस तरह से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, उस चीज़ पे पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बार बार हम इसलिए डिस्कस करेंगे, आपके मन में एक चल रहा है सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा है बैच क्लोज हो जाएगा, फिर आप बाद में जुड़ना चाहें तो काफ़ी दिक्कतें आपको करनी पड़ेगी, फीस ज़्यादा लग जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। कहेंगे बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बल का परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर है। सदिश वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा होगा, अदिश सदिश, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये किस तरह से हमारा लेक्चर आपको लग रहा है। तो देखिए हमने बोला विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर है, तो F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा Fn तक चला जाएगा। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, ठीक है। और जहाँ ये हमारा F वेक्टर जो हो गया वो, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल होगा हमारा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिगर है, इसके थ्रू हमने आपको समझाया है कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि बहुत से आवेशों के निकाय के कारण, बहुत से आवेश है ना, बहुत से F1 F2, ये n तक चलेगा, A1 A2 A3, ठीक है। और इस पर जो फोर्स लग रहा है F1 F2 A3 F4 F5। तो सवाल हमने कहा कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिणामी बल सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कि F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 डॉट 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 डॉट, हम Fn वेक्टर तक चलेंगे। और ये हमने इस चीज़ को यहाँ पे फिगर में बताया है। ये आपको अगर एग्जाम में पूछे तो देखिए ये एक बिंदु पर है और ये सारे देखिए इस तरह से बने हुए हैं, तो ये पूछेगा तो आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रीम क्लासेस बाय राहुल सर, ये हमारा फ़ोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर, बच्चे बार बार पूछते रहते हैं सर कैसे कांटेक्ट करें। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कोर्स को परचेज़ करें। हमारे कंप्लीट कोर्स है ऐप पे, डिलीट होने का टेंशन नहीं रहेगा ना। पहले पिछले साल क्या होता है, बच्चे को हम नोट्स देते थे, वो डिलीट कर देता था व्हाट्सअप पे। यहाँ पे डिलीट विलीट का कोई टेंशन नहीं होगा। एक बार ऐप ज्वाइन करिएगा, 365 दिन की वैलिडिटी रहेगी, वो 365 दिन तक चलेगा आपका ऐप, ओके।